थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर हमारी? राइट, यस। अगर आवाज आ रही है तो ओके, ओके, ओके। स्टार्ट करते हैं। उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से क्लास नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग मेजर रख के, हाँ ठीक होती है, ठीक है, ओके, ओके, ओके। तो आज जो है मेजर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हिंदी में पदम करार कहा जाता है, पदम करार कहा जाता है। तो उसे क्या क्या आवश्यक क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ओके, स्टार्ट किया जाए क्लास। सब लोग उठ गए? ओके, ओके, ओके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 यानी वेजर कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, जिसमें किसको हम वेजर कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और किसको वेजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, और क्यों वेजर कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता पड़ी, पदम करार की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी टर्म एंड कंडीशन पर होता है, अनसर्टेनिटी पे होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम छद्म करार कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि इस तरह के किसी भी करार को हम वैध नहीं मान सकते, और एक्ट द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा क्लियरली वाइड डिक्लेयर किया गया है, शून्य घोषित कर दिया गया है कि अगर इस तरह का जिसमें वेजर आ गया, जिस भी एग्रीमेंट में अगर वेजर आ गया, दैट एग्रीमेंट वुड बी वाइड। ये इट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड इन द एक्ट, ठीक है। बेयर एक्ट के अनुसार कोई भी अगर छद्म करार है जिसमें अनसर्टेनिटी है या किसी प्रकार का चैलेंज है, कोई प्रॉफिट और लॉस का बात की जाती है, तो उस कंसर्न में मान लिया जाता है कि इस तरह के अगर कंडीशन टर्म्स जो लगाए गए हैं वो वेजर कॉन्ट्रैक्ट के, वेजर एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत वेजर कॉन्ट्रैक्ट को वाइड घोषित किया है। इसमें एक जुडिस्ट है अंसन, ठीक है, अंसन के अनुसार उन्होंने कहा कि वेजर कॉन्ट्रैक्ट किस कंडीशन पे मान्य होगा, उसको लिख ले आप चाहें तो, बोल दे रहा हूं। वेजर एग्रीमेंट हाँ, according to Anson, 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 wager is a promise to give money. wager इट इज मतलब अंसन एक जूरिस्ट थे जिन्होंने वेजर को डिफाइन किया। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी वेजर को डिफाइन नहीं किया गया, ओनली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड कि विच कंडीशन एंड व्हाट कंडीशन वुड बी अप्लाई, ठीक है।
कि कैसे किस कंडीशन के अंतर्गत वेजर एग्रीमेंट को माना जाएगा और कब वो वेजर एग्रीमेंट के अंतर्गत नहीं होगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। इतना ही बात जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कही गई है, जिसके संदर्भ में अलग अलग, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो जूरिस्ट हैं वो अलग अलग अपना एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अनसन जो सबसे सुटेबल डेफिनेशन है उसको आप नोट कर लें। अकॉर्डिंग टू अनसन, वेजर इज ए प्रॉमिस, वेजर WAGER, वेजर इज ए प्रॉमिस टू गिव मनी, वेजर इज ए प्रॉमिस टू गिव मनी or money's worth, money's worth, ठीक है, upon the determination or ascertainment, money worth upon the determination or ascertainment of an uncertain event, uncertain event, determination or ascertainment of, ascertainment की स्पेलिंग लिख लीजिए ASCERTAINMENT, ascertainment of an uncertain, UNCERTAIN, uncertain event, ठीक है। It may be clarified that first thing is that कि wager contract is a promise. It means one person has been promised to another person. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, करार करता है, प्रॉमिस करता है, ठीक है, कि हम इस तरह का कार्य करेंगे, ठीक। फर्स्ट थिंग हो गया। अब प्रॉमिस में क्या शर्त लगती है, कुछ देने की, यानी क्या देने की, पैसे देने की शर्त लगती है, यानी वेज लगता है कि हम किसी व्यक्ति को इस शर्त के अंतर्गत कुछ देंगे, ठीक है, मनी देंगे, वर्थ देंगे। डिटर्मिनेशन एंड असर्टमेंट, यानी इसका जो भी, यानी मनी का लेन देन, पैसे का लेन देन तभी होगा जब डिटर्मिनेशन एंड असर्टमेंट ऑफ अनसर्टेन इवेंट, यानी अनिश्चित कार्य का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। यानी कोई अनिश्चित कार्य है उसका निर्धारण हो जाएगा। आप जैसे उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है, या भारत श्रीलंका का युद्ध, वो युद्ध कर रहे हैं, सॉरी, क्रिकेट हुआ, तो भारत श्रीलंका का क्रिकेट चल रहा है इस समय। तो किसी भी मैच को आप क्या कर सकते हैं, दो लोग मिलते हैं तो प्रॉमिस करते हैं कि नहीं भारत जीत जाएगा, ठीक है। कई लोग भारत के ऊपर बेट लगा लेते हैं कि भारत जो है जीत जाएगा और ऐसे ऐसे है, ठीक। उसके बाद जो है कुछ लोग कहते हैं नहीं श्रीलंका जीतेगा। तो अब दोनों लोगों में, जैसे ए कहते हैं कि भारत जीतेगा, बी कहते हैं कि श्रीलंका जीतेगा। अब दोनों लोग शर्त लगाते हैं, यानी क्या है, प्रॉमिस करते हैं, किसके लिए, अनसर्टेन इवेंट, यानी अभी वो इवेंट जो है क्रिकेट हुआ नहीं है, ठीक है, क्रिकेट हुआ नहीं है, और उसको अनसर्टेन इवेंट को क्या करते हैं, डिटरमिनाइन करते हैं और उस पर वेट लगाते हैं कि ऐसा करते हैं कि दोनों का देख लेते हैं और उसी के हिसाब से हम फिर इसको डिसाइड करेंगे। यानी अनसर्टेन इवेंट के लिए कहते हैं नहीं, एक कहता है कि मैं 5,000 का वेट लगाता हूं कि अगर भारत जीत जाएगा तो मैं बी को 5,000 रुपया, बी हमें 5,000 रुपया देगा। बी कहता है नहीं, अगर श्रीलंका जीत जाएगा तो ए हमको 5,000 रुपया देगा, ठीक। यानी दोनों की शर्त लग गई, किसके लिए लगी, मनी के लिए लगी। और घटना क्या है, अनसर्टेन इवेंट की बात, ठीक है। अनसर्टेन इवेंट में वो वेट लगा लिए। अब जब भी होगा, यानी जो अनिश्चित कार्य का जो क्रिकेट है, अगर मान लीजिए उसका निस्तारण होता है, ठीक है, चाहे वो असर्टमेंट ए के पक्ष में जाएगा या बी के पक्ष में, दोनों की स्थिति जब स्पष्ट हो जाएगी, या तो ए उसको देखेगा या बी देखेगा, उसके बाद जो है उसको ये मान लिया जाएगा कि
इसका निर्धारण जो है उस जीत या हार के आधार पर ही उसके प्राइस का लेन देन होगा। ठीक है, यानी उसमें एक व्यक्ति को लॉस होगा और एक व्यक्ति को हानि होगी। तो भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर इस तरह का कोई भी बेट लगाया जाता है, शर्त लगाया जाता है किसी अनसर्टेन इवेंट के लिए, जिसमें एक व्यक्ति को लाभ हो, प्रॉफिट हो और एक व्यक्ति को लॉस हो, तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का जो प्रॉफिट और लॉस की बात आएगी, तो उस कंडीशन में अनसर्टेन इवेंट में इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वेजर कहे जाएंगे, छद्म संस्कार मतलब कॉन्ट्रैक्ट कहे जाएंगे, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट शून्य होंगे। यानी कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यानी ए बी अगर मान लीजिए भारत जीत गया तो बी अगर मान लीजिए ए कहता है कि नहीं मैं 5,000 नहीं दूंगा, चाहे जीत जाए चाहे कुछ हो जाए, जो करना है कर लो, उस कंडीशन में क्या होगा, बी कहेगा नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ सूट लाऊंगा। ठीक, तो क्या होगा, अब सूट लाई करेगी? नहीं लाई करेगी, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह के एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को शून्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो उसका ये मतलब सूट लाने का, रिकवरी का कोई चांस नहीं रहेगा और किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहेगा, मतलब कि कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आप लोग कर लीजिए, पॉइंट वाइज इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, वेजर सेक्शन 30 करके देखिए डेफिनेशन और सारी चीजें बहुत अच्छी लिखी रहती है, उसको समझने और पढ़ने की आवश्यकता रहती है। कैसे आप समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आवश्यक है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करके तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक आगे बढ़ गया, प्रिंट आगे बढ़ गया है कि एक ही चीज तीन जगह 5 जगह मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन 30 WAGER वेजर। ठीक है, उसके ऊपर आप एरो बना लें, उसके फर्स्ट एरो में लिखें एग्रीमेंट, यानी कोई भी क्या होगा, सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, प्रॉमिस होगा। उसके बाद बाय वे ऑफ वेजर, एक चीज ध्यान रखिएगा, बाय वे ऑफ वेजर। ठीक है, उस लाइन में बाय वे ऑफ वेजर पॉइंट वाइड, यानी ये फर्स्ट लाइन क्या हो गया, ये 3 पॉइंट में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो रहा है तो अगर बाय वे ऑफ वेजर हो रहा है तो वाइड हो जाएगा। उसके नीचे लिख लीजिए सेकंड कंटेंट में, नो सूट शैल बी ब्रॉट, नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरी ऑफ एनीथिंग, नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी प्रकार का कोई मनी रिकवरिंग करने के लिए कोई भी व्यक्ति सूट नहीं ला सकता। उसके नीचे वाले एक एरो बना के लिख लीजिए, या पॉइंट में जैसे आप लिख रहे हो, alleged 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 to be won WAN on any wager, alleged to be won on any wager, यानी वो क्या कर रहा है, दावा। alleged मतलब कि वो अपना दावा ठोक रहा है कि मैं जीत जाऊंगा किसी भी वेजर में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी सदम कॉन्ट्रैक्ट में मैं जीत जाऊंगा। दूसरा उसी के नीचे पॉइंट करके इंटरेस्टेड टू एनी interested to any person to abide the result of, interested to any person to abide, ABID, abide the result of any game, interested to abide, interested to any person
to abide the result of any game, और उसके नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिए, अदर अनसर्टेन इवेंट on which any wager is made, or other uncertain event on which any wager is made. ठीक है, मीन्स कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है तो उसमें प्रॉमिस के अंतर्गत ये कहा जाता है कि ये किसी गेम के लिए हो रहा है। दूसरा, उसमें कोई जीतेगा, कोई चैलेंज कर रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, या कोई हार जाएगा, ठीक है, और किसी अनसर्टेन इवेंट की बात हो रही है। ठीक, तो इस तरह के अगर ये तीनों चीजें किसी भी एग्जाम्पल में पाए जाते हैं, अगर एक्ट में पाए जाते हैं, किसी प्रॉमिस में पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, तो इनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ सूट नहीं ला सकता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, सूट लाया जा सकता है, बात दाखिल की जा सकती है, जिसको एनफोर्स कराया जा सकता है। क्या क्या एक्सेप्शन है, अपवाद की स्थिति क्या क्या है, ये तो सामान्य नियम हो गया, लेकिन इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, उसको नोट कर लीजिए। पहला हो जाएगा हॉर्स रेसिंग, सर्टेन प्राइस फॉर हॉर्स रेसिंग, यानी घुड़दौड़ के लिए, घुड़सवारी के लिए कोई प्राइस लगाना, चैलेंज लगाना कि ये हमारा घोड़ा है, ये उनका घोड़ा है, तो दोनों घोड़ों में एक घोड़ा ए का है, एक घोड़ा बी का है, तो अगर एक का घोड़ा जीत जाता है तो मैं इतना पैसा, यस हॉर्स रेसिंग, तो अगर वो जीत जाता है तो मैं इतना पैसा दूंगा। ठीक है, तो एक दूसरे अनसर्टेन, अभी खेल प्रारंभ नहीं हुआ लेकिन उसके पहले लोग निश्चित कर लिए कि अगर ए का घोड़ा जीत जाएगा तो बी उसको 5,000 10,000 रुपया देगा, अगर बी का घोड़ा जीत जाएगा तो ए उसको 10,000 रुपया देगा। तो इस तरह से वेट लगा दिए और चैलेंज कर लिए कि अगर चीजें हो रही हैं तो हम आपको इतना देंगे। ठीक है, सेकंड जो है उसको लिख लीजिए, क्रॉस वर्ड कंपटीशन, CROSSWORD, क्रॉस वर्ड कंपटीशन, COMPETITIONS, क्रॉस वर्ड कंपटीशन एंड लॉटरी। ठीक है, इसको भी अपवादिक की स्थिति में रखा गया है। क्रॉस वर्ड कंपटीशन भी वही होता है कि क्रॉस वर्ड कोई बेट लगाया गया और चैलेंज जो जीत जाएगा, वो भी अनसर्टेन एक गेम है जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि कौन इसमें जीतेगा कौन हारेगा। तो अगर उस पर बेट लगाया जाता है, उस पर चैलेंज किया जाता है, तो उसको मतलब वेजर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं माना गया है। उसको माना गया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और जो भी व्यक्ति जीतेगा उसका जो प्राइस होगा, जो एक दूसरे को चैलेंज किए रहेंगे, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और लॉटरी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपए की लॉटरी खरीद लिया और उसमें लॉटरी में, हर लॉटरी में कहा गया कि नहीं कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। ठीक, और उस लॉटरी में मान लीजिए कि उनका कोई शर्त रही हो कि अगर तुम लॉटरी जीत जाओगे तो मैं तुमको 5,000 रुपया दूंगा या 10,000 रुपया दूंगा, और लॉटरी 5 रुपए की थी, तो 5 लॉटरी खरीदता है 5 रुपए की, या बाद में उसको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इन्होंने शर्त लगाया था कि लॉटरी में अगर जीत जाऊंगा तो ये हमको 5,000 रुपए देंगे, तो उसके लिए भी वो सूट ला सकता है। लॉटरी को ये अपवादिक की स्थिति रखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर लॉटरी पे एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर लॉटरी जीत जाओगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, कोई प्राइस रखते हैं, कोई क्योंकि लॉटरी भी अनसर्टेन इवेंट है, हो सकता है न जीतते, लेकिन ये मान के चला गया है कि अगर जीत जा रहे हैं तो उनको इतना प्राइस दिया जाएगा, इनको इतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है थर्ड, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस आप लोग कराते हैं, जैसे LIC कराते हैं, रिलायंस की कई सारी इंश्योरेंस आ गए हैं, जीवन बीमा अगर हर व्यक्ति कराता है, उसमें क्या है, उसमें भी सेम वही है
यानी किसी व्यक्ति के मरने के बाद ही क्लेम मिलता है। इंश्योरेंस का यही मतलब है ना कि आप इतना की पॉलिसी ले लीजिए और आप जब इस समय मतलब 10 साल की उम्र में, 20 साल की, 50 साल के बाद, जैसे मान लीजिए कि हम 24 साल के या 30 साल के हैं, तो हम 50 साल बाद या कभी भी इन बिटवीन अगर हमारी अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या भारतीय जीवन बीमा निगम जो है हमको 20 लाख रुपए देगी। इस तरह का हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाद में कहे अरे ये तो वेजर है, अनसर्टेन इवेंट था, प्रॉमिस किया आप मर जाए चाहे जी जाए, ये वाइड है, तो ऐसा नहीं कर सकते। इंश्योरेंस को एक्सेप्शन रखा गया है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है और लेता है, क्योंकि वो भी अनसर्टेन इवेंट के अंतर्गत है, तो अगर अनसर्टेन इवेंट के अंतर्गत है कि वो व्यक्ति कब मर जाएगा, निश्चित नहीं है ना, किसी का कोई नहीं जानता कब मरेगा कब जिएगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि अगर वो इंश्योरेंस लिया है तो इन बिटवीन अगर कभी भी व्यक्ति एक्सपायर करता है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत अगर एक्सपायर करता है तो वो मान लिया जाएगा भला ही अनसर्टेन इवेंट है। एक कंपनी को लॉस होगा लेकिन व्यक्ति को फायदा होगा। ये वेलफेयर पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया और इसको कहा गया कि इसको वेजर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, इसलिए इसका एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया गया। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता और जो वेलफेयर का कंसेप्ट है स्टेट वेलफेयर का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इसलिए ये 3 तरह के एक्सेप्शन इसमें वेजर एग्रीमेंट में क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इसेंशियल्स हैं, आवश्यक तत्व हैं वेजर एग्रीमेंट के, क्या क्या होते हैं उसको लिख लीजिए। इसेंशियल्स ऑफ वेजर एग्रीमेंट, वेजर कॉन्ट्रैक्ट या वेजर एग्रीमेंट। ठीक है, according to provision of the wager contract under section 30 of Indian Contract Act, there are some essentials डैश करके पहला आवश्यक तत्व क्या होगा लिख लीजिए, प्रॉमिस। फर्स्ट इज दैट वेजर कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का पहला जो इसेंशियल्स होगा, आवश्यक तत्व होगा, जिसको माना जाएगा कि अगर कहीं भी प्रॉमिस होगा तभी वो वेजर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएगा, नहीं तो अगर प्रॉमिस नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, पहला प्रॉमिस। दूसरा है कंडीशनल प्रॉमिस में भी कंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है, कंडीशनल मतलब कि हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर ए का घोड़ा जीत जाएगा तभी जाके वो पैसा देगा, कंडीशनल प्रॉमिस। थर्ड इज अनसर्टेन ऑफ इवेंट, थर्ड इसेंशियल इज अनसर्टेन ऑफ इवेंट्स। फोर्थ इसेंशियल इज लॉस टू वन पार्टी, यानी एक व्यक्ति को नुकसान होना चाहिए, अनिश्चित घटना होनी चाहिए और एक व्यक्ति को नुकसान होना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति को, फिफ्थ लिख लीजिए, गेन टू एन अदर, दूसरे व्यक्ति को लाभ होना चाहिए, गेन टू एन अदर। सिक्स, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। सिक्स्थ इसेंशियल्स ऑफ वेजर कॉन्ट्रैक्ट, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, दोनों व्यक्तियों का मीटिंग ऑफ माइंड सेम होना चाहिए कि सेम फैक्ट पे, सेम गेम पे, सेम अनसर्टेन इवेंट पे, सेम प्रॉमिस पे वो लोग एक दूसरे से माइंड सेट मिला के और कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वेजर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। सेवंथ है नो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द इवेंट, नो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द इवेंट, यानी उनका कोई भी सारभूत, मतलब उनका कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है, जो आयोजन हो रहा है, जो गेम हो रहा है, उसमें कोई उनका दिलचस्पी नहीं है। उनका दिलचस्पी केवल हानि लाभ में है, जो बेट लगाए हैं, जो शर्त लगाए हैं उस पर है। ठीक
उनका कोई जीते कोई हारे उससे मतलब कैसे गेम खेला जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। उनका सिर्फ ये है कि हमारा घोड़ा जीत जाएगा, उनका घोड़ा हार जाएगा तो हमको इतना पैसा मिलेगा, उनसे ये रहता है। तो नो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द इवेंट्स आर गेम कर लीजिएगा। 8 पॉइंट इसेंशियल्स ऑफ 8 लिख लीजिए। इवेंट में भी लॉफुल, इवेंट में भी लॉफुल और अनलॉफुल, इवेंट में भी लॉफुल और अनलॉफुल। इवेंट में भी लॉफुल और अनलॉफुल। 9th है नो कंट्रोल ओवर इवेंट, नो कंट्रोल ओवर इवेंट, यानी इवेंट जो है लॉफुल भी हो सकता है अनलॉफुल भी हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि किसी भी व्यक्ति का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उस इवेंट पे, उस घटना पे जो व्यक्ति शर्त लगा रहे हैं उसका कंट्रोल नहीं है। न तो वो हॉर्स राइडर हैं, न ही उसका वो किसी समय स्टॉप कर सकते हैं। एक बार अगर गेम प्रारंभ हो गया तो उन दोनों के हाथ से निकल जाएगा, यानी वो उसको नियंत्रित नहीं करने वाले हैं। नो कंट्रोल ओवर इवेंट। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट केस है जिसके अंतर्गत डिफाइन किया गया वेजर कॉन्ट्रैक्ट को। एक इसमें केस लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट केस है। घेरूलाल वर्सेस महादेव, घेरूलाल GHERULAL वर्सेस महादेव MAHADEO। घेरूलाल वर्सेस महादेव में इसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ओनली सेज दैट, इसमें कहा गया कि सेक्शन 30 ओनली सेज दैट agreement by way of wager, agreement by way of wager are void। अकॉर्डिंग टू सुब्बा राव ने इस चीज को एक्सप्लेन किया और कहा कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसका तरीका अगर वेजर है, अगर वेजर है तो वो किसी भी कंडीशन में अगर होगा, कितना हो भी कुछ होगा तो वो वाइड होगा, एक्सेप्ट द एक्सेप्शन विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। यानी इस एक्ट के द्वारा अगर कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड करा गया है उसके अलावा वो वाइड कहा जाएगा। ठीक है, और जो वेजर की डेफिनेशन के संबंध में जो कहा गया ये तो इन्होंने एक्सप्लेन किया और क्लेरिफाई किया इंडिया में, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में जो वेजर एग्रीमेंट आया, क्योंकि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट टोटली फॉरेन का है, तो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटेन में है, अकॉर्डिंग टू उस समय जो इंटरप्रिटेशन हुआ तो उसमें अभी कॉर्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस है, कार्बोलिक स्मॉल बार कंपनी में, उसमें डिफाइन किया गया इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन, यानी क्लियर कट कोई डेफिनेशन नहीं है। एक चीज मान लीजिएगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी में जो डेफिनेशन दी गई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्बोलिक, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये चीजें दी गई। उसमें लिख लीजिए कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1892
क्वीन बेंच का है जजमेंट है, जिसमें इसको वेजर को डिफाइन किया गया, उसको देख लीजिए। अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वन बाई विच टू पर्सन, ये लंबा है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, किताब से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग बुक से लिख लीजिएगा या अभी कोई उसमें व्हाट्सएप कर देगा, ठीक है। इसमें वही कहा गया जितना हमने आपको अभी इसेंशियल सिखाया, सारी चीजें इस डेफिनेशन में पाई गई, और सिर्फ इतना ही किया गया कि इट इज ए इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस केस कार्गिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बाल कंपनी। ये मान लिया गया कि ये इलस्ट्रेटिव इसी के अनुसार जितने भी अगर कोई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो शून्य घोषित किया जाएंगे और इसके लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, नोवेशन पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है आप लोग लिख लीजिए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कई प्रकार से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं उसको लिख लीजिए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कहीं भी देखिए, एक चीज बता दे, क्वेश्चन फ्रेम करने का एक तरीका आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया, ठीक है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस तरह का तो आप लोगों की स्टार्टिंग जो होगी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, आप आंसर राइटिंग करोगे और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करोगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करोगे, ठीक है। अगर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया तो आपका आंसर हमेशा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होगा। उसके अंतर्गत लिख लीजिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से डिस्चार्ज मतलब परफॉर्म किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको लिख लीजिए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट, बाई परफॉर्मेंस, बाई परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस के द्वारा, करने के द्वारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके किया जा सकता है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई परफॉर्मेंस, इसका सेक्शन लिख दीजिए, सेक्शन 31 to 67, 31 to 67 बाई परफॉर्मेंस। दूसरा, बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज जो है मतलब उसका परफॉर्मेंस उसको कैसे किया जाएगा, वो इम्पॉसिबल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कंडीशन में कैसे हो सकता है, तो ये मान लिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है वो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि उसका डिस्चार्ज हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टी को कोई लेना देना नहीं रहेगा, कोई भी पार्टी एक दूसरे पर सूट नहीं दाखिल कर सकती है, वाद संस्थित नहीं कर सकती है। और इसमें इसका सेक्शन है 56, बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसको फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सेक्शन 56, ठीक है। अगला जो है डिस्चार्ज का, बाई एग्रीमेंट, बाई एग्रीमेंट, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। किसी भी अगर कार्य को करने के लिए बाई एग्रीमेंट, यानी कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए हम एक अलग से एग्रीमेंट करते हैं कि इस एग्रीमेंट के तहत हम चीजें करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग नोवेशन पढ़ोगे, नोवेशन में ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए उसके स्थान पर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है,
इसका सेक्शन बाई एग्रीमेंट जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तीसरा पॉइंट बाई एग्रीमेंट है। इसका सेक्शन लिख लीजिए 62 से 67, सेक्शन 62 से 67, जिसमें 62 नोवेशन की बात करता है, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। और जो लास्ट है चौथा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बाई ब्रीच, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, ठीक है, दोनों पार्टी सहमत हो गई, हर टर्म एंड कंडीशन पर सहमत हो गई, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पार्टी कहती है कि हम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। उस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता फिर उसमें, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इस चीजों को कर सकते हैं। और अगर कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती है तो अंडरस्टूड है, इट मे बी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओनली बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने नियम और शर्तों को जिसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगले एक पार्टी ने तोड़ दिया है और उसको पूरा नहीं किया है, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, यानी टूट गया। टूटने को भी डिस्चार्ज कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम आते हैं सेक्शन 31 कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं समाश्रित संविदा, समाश्रित संविदा। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले तो इसके शाब्दिक अर्थ को हम अगर देखें तो इसमें कॉन्टीजेंट मतलब कि समाश्रित, यानी किसी इसमें भी किसी घटना के होने या न होने की संभावना पर व्यक्त की जाती है। और ये एक तरह का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 का फुलफिलमेंट होना जरूरी है, उसी तरह कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी ये कहा गया है कि किसी घटना या कार्य के होने या न होने पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके अगर हो जाएगा तो हम परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दो तरह की शर्तें रहती है। पहला एक शर्त रहता है कि परफॉर्म करने के लिए करता है, और एक दूसरा कहता है कि नहीं अगर नहीं परफॉर्म करोगे तो, ठीक है, यानी दोनों कंडीशन रहती है, टू डू और नॉट टू डू, ठीक है। अगर किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है तब भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, या किसी कार्य को न करने के लिए मना किया जाता है कि नहीं ये तुम कार्य नहीं करोगे, तो उसके लिए भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक। किस लिए, समथिंग टू डू और नॉट टू डू, यस, समथिंग यानी कुछ कार्य के लिए। इफ सम इवेंट यानी ये घटना घटेगी तो, इफ सम इवेंट, टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के समाश्रित हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। उस संदर्भ में देखा जाएगा कि अगर इस तरह की एक दूसरे की घटना पर डिपेंड करते हैं, अगर वो इवेंट हो जाता है एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर ऐसी घटना हो जाएगी तो, या तुम ये कार्य कर दोगे तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल मानेंगे, अगर तुम कार्य नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे तो ये घटना हो जाएगी, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। इस तरह की अगर शर्त लगा के कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, परफॉर्म करता है, तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि वो कॉन्टीजेंट समाश्रित संविदा के अंतर्गत माना जाएगा। और वो व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने, जैसे आप लोग अंग्रेजी पढ़े हो ना, इंग्लिश पढ़े होगे, तो उसमें अफर्मेटिव आप लोग देखे हो ना, पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई कार्य करने या न करने के लिए क्या किया जाता है, असर्टिव और निगेटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस और
निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव का, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत दो चीजें, अफर्मेटिव या निगेटिव। उसी तरह कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरीके से होता है, एक तो करने के लिए कहा जा सकता है, एक न करने के लिए कार्य को कहा जा सकता है। ठीक है। और घटना कैसी होनी चाहिए? कोलिटरल होनी चाहिए, कोरिलेटेड होनी चाहिए। माना जाएगा कि वो घटना जो है कोलेटरल है, एक दूसरे के समानार्थी है। ठीक है, एक दूसरे के समपार्श्विक है, जिसके अंतर्गत माना जाएगा कि एक दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, और उसमें उसके हो जाने की भी संभावना है और नहीं होने की भी संभावना होती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक उदाहरण ये लिखे हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 10,000 इफ हाउस इज बर्न। ये इट इज ए फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 31। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये भी किसी घटना के आधार पर है। ठीक है, यानी मैं शर्त लगाता हूं कौस्तुभ जी से कि आप जो है जैसे यहाँ जो कोई एक घर है, किसी के घर को जलने के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का घर जल जाता है तो मैं कौस्तुभ जी को कितना 10,000 5,000 रुपया दूंगा। ठीक है, 5,000 रुपया दूंगा। अब क्या है, हो जाता है तो यानी होने के लिए। ठीक है, उस घटना में घर का जलना एक इवेंट है, घर का जलना एक इवेंट है और हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, यानी उस अनसर्टेन इवेंट के होने पर ही ये पैसा दिया जाएगा और इसका एनफोर्समेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अगर मान लीजिए हम कोई और एक उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं साहब व्यक्ति से शादी करूंगा। ठीक है, अगर इन बिटवीन मान लीजिए वो मर जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में माना जाएगा कि अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही फ्रस्ट्रेट हो गया तो वहां पर डिस्चार्ज यानी अफर्मेटिव निगेटिव हो जाएगा, डू और नॉट टू वाली क्या जाएगी। और वो जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में उसका नहीं पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से कहा जाए दो सीधी रेखाओं को आपस में जोड़ दीजिए, दो सीधी रेखाओं को आपस में जोड़ दीजिए कि एक वर्टिकल रेखा अलग चल जाए। ठीक है, तो क्या संभव है? नहीं संभव है। इस कंडीशन में माना जाएगा कि व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अंतर्गत मान लिया जाएगा कि उसने कोई शर्त और इवेंट और घटना के आधार पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब जैसे हमने अभी जो 31 बताया, 31 के अंतर्गत दो अफर्मेटिव और निगेटिव की बात कही, यानी एक में एक घटना के होने पर शर्त है, एक घटना के नहीं होने पर शर्त है। जैसे मान लीजिए हमने तो होने वाली बता दी जो उन्होंने बताया था, जो एग्जाम्पल दिया है, लेकिन न होने की। जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ए जो है इंडिया में रहता है, उसने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया जो लंदन में रहता है। ठीक है, और वो कहता है कि मैं 100 ट्रिलियन ऑयल आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूं, यानी ब्रिटेन वाला कहता है कि 100 ट्रिलियन ऑयल मैं जहाज से आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक, अब उसमें ये शर्त रहता है कि जब जहाज हमारे यहाँ पहुंच जाएगी तभी हम आपको पैसा देंगे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल माना जाएगा। ठीक है, यानी घटना जो चलने की, इन बिटवीन अगर घटना क्या हो जाती है, इन बिटवीन अगर वार शुरू हो गया तो ब्रिटेन और इंडिया में अगर वार हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि अब वो क्या हो गया, अनसर्टेन इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में उसका भारत आना संभव नहीं है और उस तरह का करार शून्य मान लिया जाएगा। ठीक है,
तो इस कंडीशन के लिए हम उसको एनफोर्स नहीं कर सकते एग्रीमेंट के अंतर्गत, अगर उस अनसर्टेन इवेंट के अंतर्गत कोई घटना घटित होती है तो। ठीक है, अब सेक्शन हम आते हैं एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। यानी हमने कहा कि एक घटना के होने और न होने का यस कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा। अगर घटना घटित होती है तो भी शर्त करते हैं, अगर नहीं होती है तो वाइड हो जाएगा उस कंडीशन में। अगर वार हो गया तो इम्पॉसिबल हो गया, तो उस कंडीशन में उसका एनफोर्समेंट संभव नहीं होगा। अगर किसी घटना के होने पर अगर करते हैं, अगर वो घटना इम्पॉसिबल हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 32 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, यानी दो खाना बना लीजिए, एक एरो बना लीजिए सेक्शन 31, 32 एंड 33। ठीक है, एक एरो में ऊपर लिख लीजिए इवेंट हैपनिंग और एक नीचे वाले में लिख लीजिए इवेंट नॉट हैपनिंग, यानी किसी के घटना के होने और किसी घटना के न होने। यानी कॉन्टिजेंट का दोनों शर्त है, यानी अनसर्टेन इवेंट है और अगर वो घटना घटित हो जाती है तो क्या प्रभाव रहेगा और घटना नहीं घटित होती है तो क्या प्रभाव होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं इंश्योरेंस के द्वारा। जैसे मान लीजिए हमने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, 20 लाख का इंश्योरेंस लिया। ठीक है, उसके अंतर्गत ये इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन रहती है कि अगर फला व्यक्ति मर जाएगा, यानी हमने इंश्योरेंस लिया है, अगर इन बिटवीन जितने साल की हमारी पॉलिसी है उसमें है कि अगर आप 60 साल के बीच में जितने समय है अगर किसी अननेचुरल डेथ से मरते हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको 20 लाख रुपए देगी। यानी क्या है, घटना के होने पर, ध्यान दीजिएगा, हैपनिंग ऑफ इवेंट ये सेक्शन 32 को रिफर करता है। यानी अगर मैं मर जाऊंगा तो, यानी घटना अगर घटित हो जाएगी तो तब जाके वो सेक्शन 32 के अंतर्गत हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करेगा, तब जाके हमको 20 या हमारे परिवार वालों को 20 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन इफ नॉट डेथ, अगर नहीं मरते हैं तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी इंश्योरेंस के अंतर्गत जो टर्म एंड कंडीशन है, अगर हम नहीं मरते हैं तो कंपनी हमको कोई भी पैसा नहीं देगी, क्योंकि उसमें कंडीशन है, टर्म लिखा हुआ है कि अगर घटना होगी तो आपको 20 लाख रुपया मिलेगी, अगर आपका अननेचुरल डेथ के अंतर्गत होता है तो 20 लाख मिलेगी, अगर इवेंट में कन्वर्ट हो जाता है नॉट हैपनिंग, अगर आप नहीं मरे तो आपको 20 लाख रुपया नहीं मिलेगा। सीधा सा एकदम क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। दो घटनाएं हैं, एक घटना घटित होने पर मिलती है, एक घटना घटित नहीं होने पर मिलती है। ठीक है, जैसे हमने एक और उदाहरण दे देते हैं, शर्त लगाते हैं कि हमारा घोड़ा वहां नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और एक व्यक्ति कहता नहीं तुम्हारा घोड़ा वहां पहुंच जाएगा। दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम किस स्थिति में लगाते हैं कि घटना न घटित होने पर कह रहे हैं कि नहीं हमारा घोड़ा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो इतना कमजोर है कि बीच रास्ते में ही मर जाएगा। ठीक है, या हम ये भी शर्त लगा लेते हैं कि एक पुरानी मकान है जिसमें हम कोई कार्यक्रम करा रहे हैं, या बरसात का सीजन है, ये भी कह सकते हैं कि ये दीवार या मकान गिर सकती है। ठीक है, तो ये घटना होने के आधार पर है। या किसी इवेंट का, अगर जैसे मान लीजिए कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस साल जो है तीसरी लहर आने वाली है, ठीक है, तो अब क्या है, ये हैपनिंग ऑफ इवेंट है, तीसरी लहर आएगी, हैपनिंग ऑफ इवेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे वो व्यक्ति क्लेम करेगा। ठीक है, अगर हैपनिंग हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो, अगर कोई कहता है कि नहीं ये घटना नहीं होगी, न होने, किसी घटना के न होने पर
भारत और ब्रिटेन का युद्ध नहीं होगा, इस तरह की घटना है, तो उस पर ये मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड हैपनिंग ऑफ इवेंट के अंतर्गत कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुमको ए कहता है कि मैं तुमको कुछ पैसा दूंगा, ठीक है, अगर बी से, अगर बी क्या करता है, सी से मैरिज कर ले, यानी सी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा। ठीक है, यानी हैपनिंग ऑफ इवेंट। और जैसे मान लीजिए हम एक व्यक्ति हम हैं और एक और कोई व्यक्ति है जिससे शर्त लगाते हैं कि नहीं, ये शादी उससे नहीं करेगा, बी जो है सी से शादी नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो कर लेता है तब क्या हो जाएगा, वो मतलब उल्टा हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी हो। लेकिन अगर हम किस लिए लगा रहे हैं कि वो शादी नहीं करेगा, अगर नहीं करता है तब वो कंडीशन हमारी अप्लाई होगी और तब जाके उस पर कॉन्ट्रैक्ट नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट सेक्शन 33 के अंतर्गत उसको कवर किया जा सकता है। ठीक है, और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इम्पॉसिबल, इसका इसेंशियल अभी कल के टर्म में लिखाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, बड़ा इसमें लोग लिख रहे हैं, बड़े जानकार हो गए हैं हमें लग रहा है। स्वाति जी तो एकदम कट पेस्ट करके एकदम स्वाति मिश्रा झाड़ी हैं। अगर ज़्यादा आप लोगों को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, तो आप लोग व्यक्तिगत हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें उन असहयोगी बच्चों का सहयोग किया जा रहा है जो कोई कोचिंग नहीं ले पाते हैं या जो असमर्थ हैं, जो विद्यार्थी, इसमें ये चैरिटेबल है, ये बड़ा कौस्तुभ जी द्वारा शुरू किया गया चैरिटेबल कार्य है। अगर आपको इतना ही चीज़ें हैं तो आप एक दूसरे का सहयोग करिए। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत आप विद्वान बनने आए, आप विद्वान ना बनिए, और ज़्यादा विद्वान बनेंगे तो पीसीएसजे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। और ये चैरिटेबल है और ये हमेशा उन बच्चों के लिए है जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है। तो एक दूसरे को आप लोग जो इसको ज्वाइन करना है, जिसको आवश्यकता है वो आएगा, पढ़ेगा। ठीक है, जिसको नहीं करना है वो जबरदस्ती अनावश्यक आके क्लास को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, उनसे कोई ना तो फीस ली जा रही है, don't pay. Why you are spending? It is not a situation. So yeah, I should have, but some person are always trying to disturb. It is not tolerated. I will be trace out everyone. ठीक है, तो don't create any panic situation when class is going on. Any problem has been happened before you. You may ask any time. I am free to give your answer. ठीक है, ओके, थैंक यू।